हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज है 31 जुलाई 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है कौटिल्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या-क्या न्यूज़ है। आज करंट अफेयर्स का हमारा ये चौथा सेशन होने वाला है। इसके पहले हम 3 सेशन कंटिन्यू लेके आ चुके हैं। अगर आप करंट अफेयर्स को पूरा देखना चाहते हैं तो हमारे हर एक सेशन को देखें ताकि आप हर एक करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रहें। आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम यहाँ पर करंट अफेयर्स का पूरा निचोड़ देते हैं ताकि आपको और कहीं भी जाने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे सामने कौन-कौन सा न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है और हम जिस पे बात करने वाले हैं। उसमें से जो उसमें से जो हमारे सामने टॉपिक है वो है आपका स्वदेशी ईवी चार्जिंग प्लेटफॉर्म। ईवी क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है। देखेंगे कि इस पे हमारे सामने क्या न्यूज़ है। सेकंड जो न्यूज़ है वो है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2025 से संबंधित। देखेंगे कि इसके बारे में क्या-क्या हमारे सामने फैक्ट्स हैं। थर्ड जो न्यूज़ आता है वो टाटा मोटर्स से संबंधित है, हम इस पे भी देखेंगे। और फोर्थ जो है वो निसार से संबंधित है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार से संबंधित है। ये कंटिन्यू अभी न्यूज़ में है क्योंकि आज के ही दिन 30 जुलाई के दिन इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है और हम देखेंगे कि इस पे क्या अपडेट है हमारे सामने। नेक्स्ट जो है वो ट्रंप और भारत अमेरिका के संबंध में कुछ फैक्ट है, कुछ न्यूज़ है, हम उसे देखेंगे। और फिर नेशनल इंटरनेशनल वन लाइनर्स जो हमारे सामने हैं, हम उस पे भी बात करेंगे। साथ ही झारखंड के से रिलेटेड भी आज हमारे सामने बहुत सारे न्यूज़ हैं, जिसमें से एक है जोहार परियोजना। जोहार परियोजना से संबंधित जो भी न्यूज़ है हम उसे देखेंगे। एक न्यूज़ है टापू राजी से संबंधित, हम देखेंगे कि टापू राजी क्या है और ये खबरों में क्यों है। फिर लाल हेम्ब्रम जिन्हें हम लाल बाबा के भी नाम से जानते हैं, उनके बारे में भी आज कुछ न्यूज़ है। एक गवई गोदरा पहाड़िया के बारे में देखेंगे जो हमारे एक आदिवासी क्रांतिकारी रहे हैं, हम उनके बारे में भी देखेंगे। और फिर झारखंड से संबंधित कुछ वन लाइनर्स हमारे सामने है, हम उस पे भी बात करेंगे। तो अपने सेशन को हम शुरू करते हैं और हमारे सामने जो पहला न्यूज़ है वो है स्वदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित। स्वदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लेटफॉर्म को किसने विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित जो भी न्यूज़ है वो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है और स्वदेशी रूप से इसे विकसित किया गया है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि स्वदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लेटफॉर्म का विकास किसने किया है, तो आईआईटी मद्रास हो जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी तक जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग प्लेटफॉर्म जो बनाए जा रहे थे, वो किसी एक नेटवर्क या किसी एक प्लेटफॉर्म से संबंधित होता था। लेकिन आईआईटी मद्रास ने जिस प्लेटफॉर्म को विकसित किया है, इसे बहुत सारे नेटवर्कों के साथ एक ही रियल टाइम में एक्सेस किया जा सकता है। ये इसकी खास विशेषता है। तो ठीक है, आईआईटी मद्रास आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने जो दूसरा न्यूज़ है वो है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट से संबंधित। ये एक ऐसा लिस्ट है जिसमें पूरे दुनिया भर की जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, उनके कुल राजस्व के आधार पर उन्हें रैंकिंग प्रदान की जाती है पूरे वर्ल्ड में। कुल उनका रेवेन्यू कितना रहा है पिछले 1 साल में, उसके आधार पे उन्हें रैंकिंग दी जाती है। इस सूची में शीर्ष पर कौन है? तो वॉलमार्ट कंपनी जो अमेरिका की है, ये शीर्ष पर है। और सेकेंड नंबर पर जो कंपनी है वो है अमेज़न। ठीक है, पहले नंबर पे वॉलमार्ट है और सेकंड नंबर पर अमेज़न है, इस बात को याद रखेंगे। भारत की ओर से शीर्ष कंपनी कौन है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, ये भारत की ओर से शीर्ष कंपनी बनी है इस लिस्ट में। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थान क्या रहा है इस 500 लिस्ट में? तो 88वें स्थान पर है। 500 में से 88वें स्थान पर है, यानी कि टॉप 100 में शामिल है कौन? हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज। याद रखेंगे, इस लिस्ट में भारत की कुल 9 कंपनियां शामिल हैं, जिनमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज एक है, एक एलआईसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स और बीपीसीएल, साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक भी इसमें शामिल है। इन सभी का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको। हालांकि एक बार देख लीजिए, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए कि टॉप 500 में जो 9 कंपनियां शामिल है और नीचे 4 ऑप्शन दे दे कि इसमें से कौन एक है जो शामिल नहीं है, तो इसलिए बस आप इन नामों को एक बार देख लेंगे और बस आप याद रखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये भारत की तरफ से टॉप पे है और उसकी रैंकिंग क्या है? 88वीं रैंकिंग है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास न्यूज है वो टाटा मोटर्स से संबंधित है। टाटा मोटर्स जो है वो इटली की एक ट्रक बनाने वाली कंपनी इवेको के अधिग्रहण की घोषणा की है।
तो टाटा मोटर्स ने इवेको के अधिग्रहण की घोषणा की है। और ये इवेको कहाँ की कंपनी है? तो इटली की एक कंपनी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इटली कंटिन्यू न्यूज में है और पिछले 3 दिनों में मुझे लगता है कि इटली से संबंधित 3 न्यूज आपके सामने आ चुका है। एक महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, साथ ही इटली आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है अगला, उसके लिए भी क्वालिफाई किया है। तो आप रिवीजन करते चलेंगे, ध्यान में रखते चलेंगे कि कौन सा देश क्यों खबरों में है। फिलहाल टाटा मोटर्स जो है ये खबरों में है क्योंकि इसने इटली की एक ट्रक बनाने वाली कंपनी है जो इवेको उसका नाम है, उसका अधिग्रहण करने की घोषणा की गई है टाटा मोटर्स के द्वारा। और यह अधिग्रहण जो है कितने में किया जा रहा है? 3.8 अरब यूरो में इसका अधिग्रहण किया जा रहा है। और अगर भारत के हिसाब से देखें तो 38,240 करोड़ रुपया में ये अधिग्रहण किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि टाटा मोटर्स की सबसे बड़ा अधिग्रहण ये होने वाला है, सबसे बड़ी और सबसे महंगा अधिग्रहण ये होने वाला है टाटा मोटर्स का। तो 3.8 अरब यूरो, इटली की कंपनी इवेको उसका नाम है, याद रखेंगे। ठीक है। टाटा मोटर्स ने वर्ष 2008 में जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया था। ठीक है, टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण कब किया था? तो वर्ष 2008 में। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपके सामने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्योंकि टाटा मोटर्स न्यूज में है, हो सकता है करंट अफेयर्स का न्यूज वहां से ना दे, बट ये न्यूज पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। हमने देखा था कि पिछले साल जो है आपका 2024 में हमारे रतन टाटा जी का देहांत हो गया था। तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि रतन टाटा जी को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो क्या आपको पता है कि वो किस वर्ष भारत रत्न उनको मिला था? आपके सामने ऑप्शंस हैं, वर्ष 1999, ऑप्शन बी वर्ष 2000, ऑप्शन सी वर्ष 2008 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या आपको पता है? और अगर पता है तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ रतन टाटा जी का फोटो है। 28 दिसंबर 1937 को इनका जन्म होता है और 9 अक्टूबर 2024 को क्या हो जाता है? इनका देहांत हो जाता है। इस बात का आप याद रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, 9 अक्टूबर 2024 ये डेट पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निसार से संबंधित कुछ अपडेट है हमारे सामने, देखेंगे कि क्या अपडेट है। अभी हाल ही में निसार पे हम लोगों ने एक विस्तृत चर्चा की है अपने प्रीवियस क्लास में। अगर आप लोग उसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे पिछले जो वीडियो अपलोड किया जा चुका है उस पर जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, तो निसार जो है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है, इसे GSLV S16 की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। तो ये लॉन्चिंग रॉकेट का नाम भी आप याद रखेंगे, GSLV S16 इसका नाम है। और ये देखिए यहाँ प्रक्षेपण का फोटो लगाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, निसार जो उपग्रह है इसे किस कक्षा में स्थापित किया गया है? अगर आपसे ये पूछ ले तो उस कक्षा का नाम है सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा, है ना। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इसे क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। और यह 745 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यह ऑर्बिट जो है 745 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। अनुमानित लागत शायद पूछ ले तो 1.5 अरब डॉलर इसकी अनुमानित लागत है। और सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट जो है अर्थात सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा जो है, इसमें किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए GSLV यान का पहली बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे GSLV यान का पहली बार प्रयोग किया गया है सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह को स्थापित करने के लिए। तो ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है और ये नासा और इसरो की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहां से 99% चांसेस है कि यहां से आपसे क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही JPSC की तैयारी के लिए हम लोगों ने एक मिनी टेस्ट को लॉन्च किया है और उस मिनी टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए फी पेड करना होता है। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे JPSC टेस्ट लिख के मैसेज करें, साथ ही अपना नाम और अपना शहर मेंशन करें। और ये रहा हमारा नंबर 9162219895 और आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो न्यूज है वो ट्रंप, भारत और अमेरिका से संबंधित है। डोनाल्ड ट्रंप आजकल अपने कारनामे के कारण बहुत ज्यादा खबरों में रह रहे हैं। तो हाल ही में उन्होंने क्या किया है कि भारत पे टैक्स इंपोज कर दिया है और उसी से संबंधित कुछ फैक्ट जो न्यूज़पेपर में था वो मैं यहाँ लेके आया हूं, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगा। वहां से
संभावना ये है कि वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, बीते वर्ष अर्थात वर्ष 2024 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय जो व्यापार होता है वो कुल व्यापार कितने का हुआ है? 132 अरब डॉलर। ये डेटा जरूर याद रखेंगे, यहां से बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछने का। तो 132 अरब डॉलर का जो द्विपक्षीय व्यापार होता है भारत और अमेरिका के बीच में, और इस व्यापार में क्या होता है, अमेरिका को व्यापार घाटा होता है क्योंकि भारत जो है ये बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है अपने सामानों पे। ठीक है, तो इस कारण से अमेरिका को नुकसान हो रहा है। तो अमेरिका को लगभग 44.1 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ है भारत के साथ व्यापार करते हुए, अर्थात भारत मुनाफे में रहा है और अमेरिका घाटे में रहा है। तो व्यापार घाटा अमेरिका का कितना है? 44.1 अरब डॉलर। और टोटल व्यापार भारत और अमेरिका के बीच कितना का हुआ है? तो 132 अरब डॉलर। इस फैक्ट को, इस डेटा को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही भारत और अमेरिका के संबंध में एक न्यूज है कि भारत ने हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका में स्मार्टफोन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अर्थात अमेरिका को सबसे ज्यादा स्मार्टफोन कौन बेच रहा है? तो वो भारत है। चीन अब पीछे हो गया है इस मामले में। ठीक है, ये देखिए यहाँ ट्रंप का फोटो और हमारे प्रधानमंत्री मोदी का फोटो है। साथ ही में यहाँ इस फोटो से साफ बताया जा रहा है कि ट्रंप जो है वो भारत पे टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक और न्यूज है, वो देख लेते हैं कि क्या है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने ईरान से व्यापार करने के आधार पर भारत की 6 कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया है। भारत की 6 कंपनियों को। और वो 6 कंपनियां कौन कौन सी हैं? तो कंचन पॉलीमर्स चेन्नई का, अल केमिकल सॉल्यूशंस जो कि मुंबई में है, रामनिकलाल एंड कंपनी जो कि मुंबई में है, जुपिटर डाई केमिकल्स ये भी मुंबई में है, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स मुंबई, और फिर परसिस्टेंट पेट्रोकेम मुंबई। देखिए, इन 6 जो कंपनियां हैं इन्हें भी याद रखने का, रटने का कोई जरूरत नहीं है। आप बस वीडियो को देखते रहें, कंटिन्यू रिवाइज करते रहें, ये नाम आपको याद हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे सामने अब वन लाइनर्स है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल फैक्ट्स से संबंधित है। इसमें पहला जो न्यूज हमारे सामने है कि मध्य प्रदेश विधानसभा वो पहला विधानसभा बन गया है जहां पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को संस्कृत भाषा में पढ़ा गया है। ठीक है, देखिए संस्कृत के इस्तेमाल के लिए उत्तराखंड जो है ये कंटिन्यू चर्चा में रहता है। हो सकता है कि आप ऑप्शन में उत्तराखंड देख के कंफ्यूज करें, इसलिए ये फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मध्य प्रदेश वो विधानसभा बना है जहां पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को संस्कृत भाषा में पहली बार पढ़ा गया है। ठीक है, दूसरा जो न्यूज है हमारे सामने वो कामचटका प्रायद्वीप से संबंधित है। क्यों? क्योंकि यहां पर हाल ही में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है। तो कामचटका प्रायद्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में है? रूस के अधिकार क्षेत्र में है। और यहीं पर कुरील द्वीप समूह है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुरील द्वीप समूह जो है ये किस देश के अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि द्वीपों से क्वेश्चन बनता है। कुरील द्वीप समूह किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? तो वो रूस हो जाएगा। और रूस ऐसे भी यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण हमेशा चर्चा में रहा है पिछले 1.5-2 सालों से। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश वो पहला विधानसभा हो गया है जहां पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को पहली बार संस्कृत में पढ़ा गया है। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारे सामने वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया जो है ये 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यूट्यूब को प्रतिबंधित कर दिया है। देश का नाम देके आपसे पूछा जा सकता है इस फैक्ट को, तो ऑस्ट्रेलिया का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है आईपीएल से संबंधित। आईपीएल की टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके कैप्टन कौन है? कैप्टन का नाम आपको याद होना चाहिए और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि लखनऊ सुपर जायंट्स का कैप्टन कौन है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स जो हैं इन्होंने क्या किया है? भरत अरुण को अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। भरत अरुण को अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। और भरत अरुण लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़ने से पहले किस आईपीएल टीम से जुड़े हुए थे? तो वो था केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से जुड़े हुए थे। और कोलकाता नाइट राइडर्स से इनका जो अनुबंध है वो खत्म होता है और फिर ये जुड़ते हैं किससे? लखनऊ सुपर जायंट्स से। तो अगर आपसे पूछे कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने किसे अपना मुख्य गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है, तो उसका आंसर हो जाएगा भरत अरुण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है हमारे सामने वो है एआई से संबंधित।
भारत का पहला एआई रेडी क्लाउड बेस्ड वर्चुअल डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है रिलायंस जियो ने। भारत का पहला एआई रेडी क्लाउड बेस्ड वर्चुअल डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म किसने विकसित किया है या किसने लॉन्च किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो, और इसका नाम क्या रखा गया है? जियो पीसी इसका नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा इंटरनेशनल न्यूज है और ये है ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम से संबंधित। ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम, जैसा कि इसके नाम से पता है, ये कहां पर स्थित है? इथियोपिया में स्थित है। साथ ही ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम जो है ये अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा जल विद्युत डैम है। अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा जल विद्युत डैम है ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम, और ये किस नदी पर स्थित है? ब्लू नील पर स्थित है। और ब्लू नील को इथियोपिया में किस नाम से जाना जाता है? तो अबे नदी के नाम से जाना जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इथियोपिया की राजधानी कहां है? अदीस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी कहां है? अदीस अबाबा। देखिए आप यहां मैप पे इथियोपिया को देख पा रहे होंगे। इथियोपिया कहां पर है? अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, इक्वेटर के उत्तर में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में, यानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है और भूमध्य रेखा के या विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बनता है। इथियोपिया का नाम दे देगा और पूछेगा कर्क रेखा के दक्षिण में है या उत्तर में है, तो याद रखेंगे कर्क रेखा के दक्षिण में होगा और विषुवत रेखा के उत्तर में होगा हमारा इथियोपिया, जिसकी राजधानी कहां है? अदीस अबाबा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारा झारखंड से संबंधित न्यूज शुरू होता है। ये हमारा झारखंड का मैप है और आप देख पा रहे होंगे ये है झारखंड की राजधानी। ठीक है, चलिए देखते हैं झारखंड से संबंधित क्या न्यूज है हमारे सामने। पहला न्यूज है जोहार परियोजना से संबंधित। जोहार परियोजना से संबंधित हमारे पास पहला न्यूज है और देखेंगे कि जोहार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है द झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। देखिए जोहार किससे संबंधित है? तो रूरल ग्रोथ से संबंधित है। रूरल ग्रोथ से संबंधित है आपका जोहार परियोजना, द झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, है ना। इसका पहला चरण जो शुरू किया गया था ये जून 2024 में समाप्त हो चुका है और अब इसके दूसरे चरण को शुरू करने पर बातचीत की जा रही है। किसके किसके बीच? तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं और भारत में विश्व बैंक के जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच। यहाँ फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ये हैं विश्व बैंक के प्रतिनिधि। ठीक है, जोहार परियोजना जो है ये विश्व बैंक के द्वारा समर्थित है। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछ देता है, किसी परियोजना का नाम दे देगा और एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका नाम दे देगा, AIIB का नाम दे देगा। तो याद रखेंगे कि जोहार परियोजना को कौन समर्थन दे रहा है? तो वो है विश्व बैंक। परियोजना का 70% जो है ये आपका विश्व बैंक देता है और 30% झारखंड सरकार वहन करती है परियोजना के खर्च का। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और झारखंड में जोहार परियोजना किस मिशन के तहत चलाया जा रहा है? तो झारखंड राज्य आजीविका मिशन के तहत चलाया जा रहा है। ठीक है, पहला चरण जो था उसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे उनकी आय में 30% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस परियोजना ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय में 35% की वृद्धि दर्ज की है। 5% ज्यादा, जितना टारगेटेड था उससे 5% ज्यादा का वृद्धि दर्ज किया गया है जोहार परियोजना के पहले चरण में, और इसी सफलता को देखते हुए दूसरे चरण को लागू करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज है वो है टापू राजी से संबंधित। देखते हैं टापू राजी क्या है। झारखंड की एक संस्था है जिसका नाम है अखड़ा संस्था और इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम क्या है? टापू राजी। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसका चयन जो है 17वें अंतरराष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री व शॉर्ट फिल्म महोत्सव के लिए किया गया है, जिसका आयोजन कहां होना है? केरल में। 17वें अंतरराष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री व शॉर्ट फिल्म महोत्सव का आयोजन केरल में किया जा रहा है और इस महोत्सव के लिए एक शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में जिसे चुना गया है वो है टापू राजी। टापू राजी किस संस्था के द्वारा निर्मित है? तो अखड़ा संस्था के द्वारा निर्मित है। और टापू राजी शॉर्ट फिल्म के निर्देशक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। टापू राजी शॉर्ट फिल्म के निर्देशक कौन है? बीजू टोप्पो। बीजू टोप्पो, याद रखिएगा। टापू राजी जो शॉर्ट फिल्म है उसके निर्देशक हैं बीजू टोप्पो। और इस शॉर्ट फिल्म का सब्जेक्ट क्या है? तो अंडमान निकोबार क्षेत्र में जो छोटा नागपुर के आदिवासी लोग हैं उनका जीवन और उनके इतिहास को बताता है ये मूवी। ठीक है,
तो टापूराजी, निर्देशक बीजू टोप्पो, सब्जेक्ट अंडमान निकोबार क्षेत्र में रहने वाले छोटा नागपुर क्षेत्र के जो आदिवासी हैं उनके जीवन के बारे में और उनके इतिहास के बारे में बताने वाला ये शॉर्ट फिल्म है। देखिए ये टापूराजी का ये एक पोस्टर है, ये मैं गूगल से लिया हूं और ये यहां पर लगा दिया गया है। आप इससे संबंधित फैक्ट को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है लाल हेम्ब्रम, जो कि झारखंड के क्षेत्र से एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, तो लाल हेम्ब्रम के बारे में जानेंगे। इनका जन्म कब होता है? 19 अप्रैल 1914 को। आप बताएंगे कि 1914 में झारखंड में एक आंदोलन बहुत ज्यादा चल रहा था, तो आप उस आंदोलन का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। लाल हेम्ब्रम का जो जन्म है ये 1914 में होता है दुमका के सिकारीपाड़ा प्रखंड में। देखिए दुमका जिला तो याद रखिएगा ही, और हो सके तो सिकारीपाड़ा प्रखंड भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाल हेम्ब्रम जो है ये गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों को क्या किया, अपना आदर्श बनाया इन्होंने, है ना। दोनों के विचार को लिए और उसका क्रक्स निकाले और फिर उसको अपना ये क्या करते हैं, अपना आदर्श बनाते हैं। लाल हेम्ब्रम के पिताजी का नाम भी आप याद रख लीजिए। उनके पिताजी का नाम है भादो हेम्ब्रम। लाल हेम्ब्रम के पिताजी का नाम क्या है? भादो हेम्ब्रम। लाल हेम्ब्रम जो थे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय पर लाल सेना का गठन किया था। लाल सेना की विशेषता ये थी कि ये हमेशा लाल कपड़ा पहनते थे। ठीक है, और साथ ही साथ लाल हेम्ब्रम जो हैं ये अपना केंद्र किस स्थान को बनाते हैं, तो वो स्थान हो जाता है लाठी पहाड़ी। देखिए लाल हेम्ब्रम, ला से इनका नाम है, ला सब याद रखिए। लाल हेम्ब्रम, लाल सेना, लाठी पहाड़ी। ठीक है, ट्रिपल एल ऐसे याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास इनके बारे में न्यूज है वो है कि जब ये लाल सेना बनाए और अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने इन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था कि जो भी इनको पकड़ के लाएगा जिंदा या मुर्दा, उसे 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए इन्होंने 2 प्रकार के काम को शुरू किया था और उनमें से एक है कि इन्होंने कुश पहाड़ी हाट की शुरुआत की थी। कुश पहाड़ी हाट का क्या उद्देश्य था कि उस क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी हैं उनकी आजीविका अच्छे से चलती रहे, इसलिए उन्होंने, हाट का मतलब क्या होता है? बाजार। तो कुश पहाड़ी हाट की शुरुआत लाल बाबा ने किया था। साथ ही इन्होंने रास मेला का भी शुरुआत किया था। रास मेला का शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था? संस्कृति को बचाना। ठीक है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इन्होंने रास मेला का शुरुआत किया, साथ ही कुश पहाड़ी हाट का शुरुआत किया ताकि जो आदिवासी लोग हैं उनकी आजीविका अच्छे से चलती रहे। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है वो है गवई गोदरा पहाड़िया के बारे में। गवई गोदरा पहाड़िया 1774 ईस्वी के आसपास के क्या थे? क्रांतिकारी थे। इन्होंने अंग्रेज मैजिस्ट्रेट कैप्टन ब्रुक की हत्या कर दी थी, तलवार से गर्दन काट दिए थे उसका। कैप्टन ब्रुक का हत्या कर दिए थे कौन? गवई गोदरा पहाड़िया, है ना। इनके शहादत की याद में प्रत्येक वर्ष 7 मई को क्या किया जाता है? टटका पहाड़ी गांव जो कि गोड्डा में है, वहां मेले का आयोजन किया जाता है। तो देखिए गवई गोदरा पहाड़िया ये कहां से संबंधित थे? गोड्डा से। और लाल हेम्ब्रम जो है ये कहां से संबंधित थे? दुमका से। ये सब आप याद रखेंगे। अब झारखंड से संबंधित कुछ वन लाइनर्स हैं हमारे सामने, उसमें देखते हैं कि 72वीं सीनियर नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन जो कि चंडीगढ़ में किया गया था, इसमें झारखंड की टीम जो है ये उप विजेता रही है कबड्डी वाले प्रतियोगिता में, दूसरे नंबर पर आई है। और झारखंड की टीम किनसे हार गई? तो वो हरियाणा की टीम से हार गई हैं। हरियाणा की टीम से हार गई हैं कबड्डी प्रतियोगिता में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है पांडेश्वर पहाड़ी के बारे में या पांडेश्वर मंदिर के बारे में। पांडेश्वर एक पहाड़ी भी है और वहां एक मंदिर है, उसे पांडेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और ये कहां पर है? दुमका में है। तो दुमका से संबंधित आज हमें 2 न्यूज मिला है, जिसमें से एक है लाल हेम्ब्रम जो कि दुमका से संबंधित है, और दूसरा पांडेश्वर पहाड़ी या पांडेश्वर मंदिर जो कि कहां पर है? दुमका में है। पांडेश्वर पहाड़ी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव जो थे अज्ञातवास में थे तो उन्होंने पांडेश्वर पहाड़ी पर ही अपना समय बिताया था। ठीक है, तो ये जो 2 फैक्ट हैं आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। आज का करेंट सेशन में हमारा इतना ही न्यूज है हमारे सामने। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम और आप हमारे व्हाट्सएप पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। ये जो है आपका टेलीग्राम का QR कोड है, आप इसे स्कैन करके टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप का QR कोड आपको दिया गया है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
इसी तरह आप हमारे सेशन को देखते रहिए। अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद।